जब उनका पोस्टमार्टम होने को हुआ कि पोस्टमार्टम के लिए वहां ले जाया गया, क्योंकि कुछ जो घायल थे उनकी मृत्यु हो गई थी, तो उस वक्त अंदर से कर्मचारी आया निकल के, उन्होंने बताया कि बड़ी गड़बड़ी हो रही है। तो मैंने कहा क्यों? क्योंकि हमने तो डीसी से मांग की थी कि भाई हमारी जो पोस्टमार्टम हो वो वीडियोग्राफी कराई जाए। तो उसने बताया कि वीडियोग्राफी तो जब होगी ना, जब पोस्टमार्टम रूम में ले जाने के बाद शुरुआत होगी। उन्होंने पहले ही शरीर से गोलियां निकालकर और चाकू से घाव बना दिए गए हैं, ताकि सबको वीडियोग्राफी के दौरान ये बताया जा सके कि ये गोलियों से, पुलिस के प्रशासन की गोलियों से नहीं मरे, ये तो आपसी रंजिश, झगड़े और उनमें इनकी मृत्यु हुई है। ये सब चीजें वहां पे हुई हैं, ये इनको कोई नहीं पूछ रहा। वो जो सामने घर है वो कैप्टन अभिमन्यु का है, वो सरकार में सिर्फ मंत्री नहीं है, उससे पहले वो जाट भी है, हमारा भाई भी है। और उन्होंने कुछ दिन पहले खुद अपनी स्टेटमेंट दी थी कि जाटों को आरक्षण मिलना चाहिए और राजकुमार सैनी के बयानबाजी को रोकना चाहिए सरकार को। मुझे एक हाथ पीछे मेरे बांधे एक बेंच पे लिटा दिया, मेरे ऊपर पुलिसकर्मी बैठ गया कि मैं हिल ना पाऊं, मेरे आगे पानी से भरा एक टब रखा गया और मेरा सर पकड़ के मुझे उसमें डुबो दिया गया। कुछ सेकंड तक तो मुझे यही समझ नहीं आया कि ये मेरे साथ हो क्या रहा है। क्या मैं इतना दुर्दांत अपराधी हूं कि मेरे साथ इस तरीके से ट्रीट किया जा रहा है? से स्पष्टीकरण इस बात का चाहता हूं। एक पक्ष तो ये हुआ आंदोलनकारियों का, जो शुरू से लेकर आखिर तक आपने सीक्वेंस के हिसाब से बताया। 18 तारीख, 19 तारीख, सारी चीज़ें आपने बताई, किस तरीके से पीटा गया, मरने के बाद भी चाकू से घाव किए गए, वो सारी चीज़ें आपने बताई। एक तरफ दूसरा पक्ष भी है कैप्टन अभिमन्यु का। वीडियो भी हम देखते हैं, कैप्टन अभिमन्यु का परिवार सड़कों पर भागता हुआ नज़र आया, कुछ लोग उनके पीछे डंडे लेके जाते हुए भी दिखाई देते हैं, और कैप्टन अभिमन्यु का बहुत सारा सामान भी जला दिया गया, घर जला दिया गया, घर के अंदर किताबें या जो भी स्मृति के तौर पर उनका जो सामान था वो जलाया गया। वो जो पक्ष है, क्या आप उसको भी मानते हैं कि हाँ, अन्याय तो उनके साथ भी हुआ है, और जो आक्रोश था लोगों का, उस आक्रोश का शिकार कैप्टन अभिमन्यु का परिवार और कैप्टन अभिमन्यु भी हुए हैं? नमस्कार, मैं हूं राहुल आर्या, आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा हरियाणा। और दैनिक सवेरा हरियाणा के खास कार्यक्रम में हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ने वाले हैं, जो जाट आरक्षण आंदोलन का प्रमुख चेहरा रहे हैं और उसके साथ साथ एक वकील के तौर पर भी अपनी पहचान रखते हैं। हमारे साथ सुदीप कलकल जी हैं। सुदीप जी, आपका दैनिक सवेरा हरियाणा पर बहुत बहुत स्वागत है। जी राहुल भाई नमस्कार, और आपके सभी जो दर्शक हैं उनको भी मेरा नमस्कार। बिल्कुल सुदीप भाई, मैं दर्शकों की जानकारी के लिए थोड़ा सा बता दूं कि 2016 में जाट आरक्षण आंदोलन हरियाणा में हुआ था, और एकाएक जो आंदोलन है वो हिंसक हो गया था। शांतिपूर्ण प्रदर्शन हो रहा था, धरने हो रहे थे, सरकार से अपनी मांगे मनवाने के लिए शांतिपूर्ण तरीके से जो आंदोलनकारी वो बैठे हुए थे। एकाएक जो आंदोलन वो हिंसक हुआ, हिंसक होने के बाद हिंसा जैसे भड़की, वैसे ही बहुत सारे युवाओं को अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ा। पूरे प्रदेश में आगजनी भी हुई, और तत्कालीन जो उस वक्त के वित्त मंत्री थे कैप्टन अभिमन्यु, उनके मकान को, रोहतक स्थित मकान को जला दिया गया। उसके बाद बहुत सारे युवाओं पर मकान को जलाने का, कोठी को जलाने का केस दर्ज हुआ, और वो केस अभी 2026 में अब बरी हुआ है। जितने अभियुक्त उसके अंदर थे, जो युवा उसके अंदर अभियुक्त बनाए गए थे, वो अदालत से अब बरी हुए हैं, और बरी होने के बाद फिर ये केस चर्चा में है, और तमाम जो युवा हैं जो उस केस में बरी हुए थे, उनको लेकर भी एक चर्चा चली हुई है। और उसी पर ज़्यादा बातचीत के लिए, उसी पर ज़्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ सुदीप कलकल है, उनसे बात करेंगे। सुदीप भाई, 2016 में जब ये केस लगा था, उस वक्त भी बहुत सारी पॉलिटिक्स हुई थी, बहुत सारी राजनीति हुई थी, और अब लगभग 10 साल के बाद ये केस बरी हुआ है, तो भी बहुत सारी पॉलिटिक्स हो रही है, राजनीति हो रही है। आखिर क्यों राजनीति हो रही है? आपका क्या मानना है? आप तो खुद भुक्तभोगी हैं, सारा नज़ारा आपने अपनी आंखों से देखा है, सब कुछ आपने झेला भी है, तो क्यों पॉलिटिक्स हो रही है? राहुल भाई, 2016 में जब ये सब चीजें, आरक्षण आंदोलन अपने चरम पे था, तभी ऐसे आभास मिलने शुरू हो गए थे कि सरकार जो है इसको शांतिपूर्ण ढंग से इसके अंजाम तक पहुंचने नहीं देना चाहती। अब उसमें जो भी तत्व उस वक्त शामिल रहे हों, और हमारे ऊपर केस दर्ज हुआ,
तो सीधी सी बात है, सरकार की शह पर ही दर्ज हुआ था केस। उसके पीछे कौन थे, क्या थे, वो धीरे धीरे चीजें सामने आएंगी। लेकिन आज जो चीजें हो रही हैं वो थोड़ी सी असहज करने वाली हैं, क्योंकि जिस तरीके से, जिस शांति से, जिस समझौते से ये चीजें अच्छे से निपट गई थी, उसके बाद फिर से कुछ व्यक्ति इसमें राजनीति का रंग दे रहे हैं, इसको एक अलग दिशा देने की कोशिश कर रहे हैं। और जो हम 56 आरोपी 10 साल के बाद बरी हुए हैं, कहीं ना कहीं उनको एक तरीके से गलत और दोषी ठहराने की कोशिश कर रहे हैं। 56 आरोपी आप बता रहे हैं, 2016 में मुकदमा लगा, तो अब बरी हो गए, तो अब आरोपी कौन बनाने की कोशिश कर रहा है, क्यों बनाने की कोशिश कर रहा है? आरोपी तो भाई उस वक्त थे। अब कैप्टन अभिमन्यु के घर का एक और भी केस है जिसमें हमारा नाम 2021 में आया। जनवरी 2020 में हमारा समझौता हुआ। उस समझौते का जो मजमून था कि हमें दोनों तरफ से किसी भी प्रकार की कोई गिला शिकवा नहीं रखनी है, किसी से भी भविष्य में कोई एक दूसरे के अगेंस्ट कोई स्टेटमेंट नहीं देनी है, कोई भी किसी तरह की उकसावे की कोई भी कार्यवाही दोनों पक्ष में से किसी को नहीं करनी है। हम आज भी अपने उसी बात पे, हमारे जो खापों के बुजुर्ग थे, जो हमारे बीच में निवर्तमान जो सांगवान खाप के अध्यक्ष और उस वक्त के एमएलए थे सोमीर सांगवान, जो उन्होंने हमसे वादा लिया था, हम आज भी उसी वादे पे खड़े हैं। हमने कभी भी। सुदीप भाई ठीक है, मैं समझौते वाली बात पे आऊँगा। अभी जिस तरीके से आंदोलन की बात आपने बताई, मैंने बताया कि आंदोलन किस तरीके से हिंसक हुआ, मैं ये जानना चाहता हूँ और दर्शक भी ये जानना चाहते हैं, क्योंकि 10 साल पुरानी बात हो चुकी है। जो नई जनरेशन है, जो उस वक्त 10 साल का बच्चा था, वो आज 20 साल का हो चुका है। तो ज़रूरी है, वो भी जैन जी में आता है, उसको भी ये जानना ज़रूरी है कि जो आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था, वो हिंसक कैसे हुआ, और हिंसा भी इतनी हिंसा भड़की के फिर 30-32 जो युवा थे उनको जान गंवानी पड़ी, अपनी हजारों जो करोड़ की संपत्ति है वो जलकर खाक हुई, और कैप्टन अभिमन्यु के परिवार को भी मारने की कोशिश हुई, उनका मकान जला दिया गया। तो हिंसक कैसे हुई शांतिपूर्ण आंदोलन से? इसकी जो शुरुआत थी वो हुई कोर्ट के बाहर से, रोहतक कोर्ट के बाहर लगभग 20 से 30 वकील बैठे हुए थे। जो दिल्ली में उस वक्त प्रकरण हुआ था उसके विरोध में, और तब 35 बनाम 1 का नारा देते हुए व्यापारियों की एक भीड़ आती है, जिसमें लगभग 200 से 300 व्यक्ति होते हैं, और वो कहते हैं कि हमें डीसी को ज्ञापन देना है। उनके साथ साथ लगभग 40 से 50 पुलिसकर्मी चल रहे होते हैं, जिनके हाथों में डंडे हैं, एक हाथ में शील्ड है, सिर पे हेलमेट है। उनकी पूरी तैयारी थी पुलिस की, वो मैंने पहली बार उस दौरान देखी थी। और उन्होंने कहा कि डीसी को ज्ञापन देना है। कोर्ट से पहले डीसी कैंप ऑफिस है, लगभग जहां हम बैठे थे उससे 150-200 मीटर पहले, और डीसी साहब उस वक्त अपने कैंप ऑफिस में थे, क्योंकि उससे पहले हम ज्ञापन देके आ चुके थे। और डीसी साहब से ज्ञापन वहां उनके घर पे ना देकर उस भीड़ ने सेक्रेटरीट की तरफ बढ़ना शुरू किया। तो जब लोगों ने पूछा कि आप आगे क्यों जा रहे हो, डीसी को ज्ञापन देना, वो कैंप ऑफिस बैठे, आप उनके घर दे सकते हो। लेकिन वो वहां नहीं रुके और वो सीधे कोर्ट के पास आए, और आते ही उन्होंने, जो हम 20 या 30 वकील बैठे थे, उनको गालियां देनी शुरू की, उनके साथ बुरा बर्ताव शुरू किया। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, मैं उस वक्त वहीं पर मौजूद था। और उन्होंने वहां पे, उनके हाथों में लाठियां थी, डंडे थे, रोड थी, और उनके पास पत्थर थे। उन्होंने आते ही जो हमारी चेयर थी खाली, उन पर चढ़कर हमें गालियां देनी शुरू कर दी। तो सीधी सी बात है कि अपने घर में कौन गालियां सुनेगा। जब वकीलों ने इसका विरोध किया कि आपको अगर कोई प्रदर्शन करना है, आप अपनी जगह जाके कीजिए, हम अपने कोर्ट में बैठे हैं, अपने परिसर में बैठे हैं, अपने उसके सामने रोड में बैठे हैं, आप अपनी कोई जगह तय करो और वहां जाके करो, हमें कोई आपत्ति नहीं आपसे। आपकी जो भी प्रदर्शन है, जो भी मांग आप सरकार से रखो।
लेकिन उन्होंने ये बात ना सुनते हुए अचानक पथराव कर दिया। तो 200-300 व्यक्ति जिन्होंने पथराव कर दिया और फिर ऊपर से लाठी डंडे हमें बरसाने लगे, तो हम 20-30 वकील कहाँ मुकाबला कर पाते। उन्होंने हमें मारा पीटा जितना उनके लिए संभव हो सका। तो ये झगड़ा देखकर और जब ये खबर अंदर पहुंची कोर्ट में, वहां से और वकील निकल के आए और फिर उनको वहां से दौड़ाकर पीटकर वहां से भगा दिया। उसके बाद जो भीड़ थी वो पहुंची छोटू राम चौक पे वापस। तो वहां जो किसी ने खबर प्रदर्शनकारियों की, की भीड़ थी, जो प्रदर्शनकारियों की ज्ञापन भीड़, देने जा रहे थे। ज्ञापन देने जा रहे थे वो। हम्म, और उसके बाद किसी ने यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में खबर कर दी कि इस तरीके से वकीलों पर 35 बनाम 1 का नारा देकर सरकार की शह पे व्यापारियों ने जो है उन पे हमला किया। तो विद इन 10 to 15 मिनट्स पता नहीं कहां से लगभग 150 से 200 के करीब यंगस्टर अपनी बाइकों पे और अचानक से वहां पहुंच गए अपने सोनीपत स्टैंड और कोर्ट के पास। कोर्ट के पास। और वो फिर आगे, हाँ, और वो फिर आगे निकले। वो गए छोटूराम चौक पे। उन्होंने देखा कि वहां पे भीड़ इकट्ठी हो रखी है और वो पत्थरबाजी कर रही है और पत्थर जो है छोटूराम चौक पे चौधरी सर छोटूराम की प्रतिमा है उसके ऊपर मार रही है। वो वापस आए, उन्होंने हमें बताया कि इस तरह की वो चीजें कर रहे हैं। तो हमने उस वक्त कोशिश की कि चलो उनको समझाते हैं कि वो ऐसा कम से कम ना करें। ठीक है, झगड़ा हमारे साथ हो गया उनका, उनकी जो भी मांग थी, लेकिन इस तरह की कार्रवाई से बचे। ये जो 100-150 महापुरुष आए समाज बाइक्स में, पे, वो आपके फेवर में आए? जी बताइए। नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि 100-150 जो युवा आए, वो क्या आपके संदेश पे आपकी मदद करने के लिए आए, आपके फेवर में आए? वो हमारे किसी वकील साथी ने ही फोन करके उनको बुलाया था शायद, या किसी को सूचना दी थी। उस सूचना के बाद या कोई इनको वहां का कोई वीडियो उनको प्राप्त हुआ, एग्जैक्ट मैं नहीं कह सकता, लेकिन वहां पे वो पहुंचे। और जब वो आगे देखने गए और उन्होंने आके वापस हमें बताया कि इस तरीके से वो भीड़ हमसे ज्यादा संख्या में है और इस तरह का कार्य कर रही है। तो लगभग 100-150 लड़के थे और 100-150 वकील भी आ चुके थे। और हम सब मिलके आगे बढ़े कि उनको समझाते हैं, क्योंकि कोई भी महापुरुष पूरे समाज का होता है, ना कि किसी एक वर्ग या जाति का। तो हमारे जैसे हम वहां पे चलने लगे, जो पुलिस थी वो हमारे पीछे पीछे चलने लगी। जो मैंने बताया शुरू में कि 40-50 पुलिसकर्मी थे। और हम छोटूराम चौक पहुंच पाते उससे पहले ही वहां पे पथराव शुरू कर दिया गया हमारे ऊपर। तो हम तो खाली आते हम जी व्यापारी वर्ग ने 35 बनाम 1 ने, जो भी उस वक्त उनके नाम थे। एक बार तो जब ज्ञापन सौंपने आए तब पथराव हुआ आप लोगों पे? हाँ, तब किया। दूसरी बार फिर जब आप उनको समझाने गए कि आप चौधरी छोटूराम की प्रतिमा को नुकसान मत पहुंचाओ, तब दूसरी बार पथराव हुआ? बिल्कुल, उस वक्त फिर से पथराव किया गया और हम दीवारों के साथ में लग के खड़े हो गए कि किसी को चोट ना पहुंचे। जैसे तैसे अपने आप को बचाया, लेकिन कुछ एक वो पत्थर भी लगे। तो पत्थर फेंकते जा रहे थे। वो पत्थर जब हमारी तरफ इकट्ठे हुए तो नौजवानों ने वो पत्थर वापस उनकी तरफ फेंके। और उस वक्त फेंके तो पुलिस ने पीछे से हमारे ऊपर लाठीचार्ज कर दिया। जो पुलिस तो आपके प्रोटेक्शन के लिए साथ गई थी, वो हमारे प्रोटेक्शन के लिए तो गई नहीं थी। प्रोटेक्शन तो वो व्यापारियों का कर रही थी। उसमें शह किसकी थी? मनीष ग्रोवर, जो उस वक्त विधायक था अपने बीजेपी का, उसकी शह पे ये चीजें चल रही थी। मंत्री शायद हो सकता है वो 16 या उसके बाद बने हों, जब उनके बयान उठपटांग आए और उनकी जो विवादित उन्होंने ये सारा कार्य किया, हो सकता है इनाम स्वरूप उनको बाद में मंत्री बना दिया गया होगा। क्या हो सकता है, उस वक्त तो एग्जैक्ट मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन ये चीजें हुई उस वक्त घटित। और व्यापारी वर्ग था, उन्होंने अपने वहां पे कोई एक मोटरसाइकिल थी, उसमें भी आग लगा दी। तो पीछे से पुलिस वालों ने जब हमारे पर लाठी चार्ज किया और आगे से उन्होंने पथराव किया, हम तो दोनों तरफ से गिर गए कि अचानक ये हुआ क्या हमारे साथ। तो हम वहां से किसी तरीके से गलियों से निकल के वापस अपने कोर्ट में आए। वकीलों ने, जो हमारे सीनियर थे, उन्होंने मुझसे कहा कि सुदीप, आप इस संघर्ष समिति जो जाट आरक्षण की है इसमें सक्रिय हो, और जो सांपला में धरना चल रहा है उसके संचालन में आप सक्रिय हो। तो हमारा आपसे अनुरोध है कि इस चीज को जाट बनाम आदर्श ना हो और ये सिर्फ एक सामान्य संघर्ष दिखे, तो आप यहाँ से बीच में मत आओ और आपको अपने घर चले जाना चाहिए। मैं उनके समझाने पर अपने घर आ गया। लेकिन जो लड़के उस वक्त वहां पे आए थे, जब वो वापस जाने लगे तो रास्ते में आता है अशोका चौक, जो कि यूनिवर्सिटी की तरफ जाते हैं, रास्ते में आता है। वहां पर कैंप एरिया के जो ज्यादातर उसमें
अरोड़ा और खत्री जातियां हैं, वो वहां पे रहती हैं, जो उसको रिफ्यूजी कैंप भी बोला जाता है। जब गांधी कैंप। पाकिस्तान में बंटवारा हुआ उसके बाद जो वर्ग आया उनको वहां जगह अलॉट की गई थी, वो वहां गांधी रहते कैंप, थे। गांधी उन्होंने, कैंप। जी, गांधी कैंप, वो वहां से रोडों पे आ गए और उन्होंने लगभग हमारे काफी जो लड़के वहां से जा रहे थे उन पे अचानक से हमला शुरू कर दिया। वहां पे लगभग 4 से 5 बाइक वहीं पे गिरा ली गई, उन लड़कों को पीटा गया जो उस बाइक पे बैठे थे, और उन चारों बाइक्स को आग के हवाले कर दिया गया और पुलिस प्रशासन वहां पे मौजूद मूक दर्शक बना उनको देखता रहा। ये सारी चीजें वहां पे घटित हुई। ठीक है। अब ये सारी चीजें होने के बाद एक रोष उत्पन्न हुआ जब ये शाम तक ये खबर फैली कि इस तरीके से पहले वकीलों पे हमला हुआ, फिर जो जाट नवयुवक आए थे उन पे हमला हुआ, उनकी मोटरसाइकिलें फूंकी गई। फिर उसके तीसरी बाद बार भी हमला हुआ। इसके बाद भी शांति बनी रही, उग्र नहीं हुआ। कमाल की बात आप देखिए, रात के वक्त जो लड़के, वो कोई भी हो सकते थे, वो क्योंकि मोटरसाइकिल थी, वो लोकल भी थे, हो सकते हैं आसपास गांव के भी हो सकते हैं, जो हर रोज अपने शहर में स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ने आते हैं, वो भी हो सकते हैं। लेकिन नेकीराम कॉलेज का जो हॉस्टल था, रात को 10 बजे के बाद पुलिस उसमें घुसती है और जाति पूछ पूछ के, ढूंढ ढूंढ के निर्दोष लड़कों को निशाना बनाती है। बुरी तरह से दरवाजे तोड़ तोड़ के उनको निकाला गया, उनकी उनको पिटाई मारा करती पीटा है। गया, बुरी तरीके से पिटाई, बराबर पिटाई, उनके सर पे टाके आए। डरते कुछ लड़के छत से कूद गए जो पहली मंजिल पे रहते थे, उनके टांगों में फ्रैक्चर हुए, बड़ी चोटें आई, पीजीआई में उनका इलाज चला। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि किसी भी इंस्टीट्यूशन में घुसने से पहले आपको उस इंस्टीट्यूशन के परमिशन लेनी जो होती भी है पुलिस को। सुपीरियर हैं, ऑफिशियल हैं, उनसे आपको परमिशन लेनी पड़ेगी या गवर्नमेंट से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। विदाउट एनी काइंड ऑफ परमिशन they attacked brutally on those boys। पूरी तरीके से मारा गया। उनकी वीडियो और वो सब चीजें नेक्स्ट डे वायरल होगी इंटरनेट पे कि भाई हमारे बच्चों किस तरीके से पीटा गया। आसपास के जितने भी गांव थे जो रोहतक के चारों तरफ है, 10, 15, 20, सभी से लगभग ट्रैक्टर ट्रालियों में भर के लोग शहर में पहुंचने शुरू हो गए। बिल्कुल। उनका एक सेंटर पॉइंट जो बना वो था दिल्ली बाईपास। वहां पे पहुंच गए और उन्होंने वहां पे धरना और नारेबाजी शुरू कर दी। और इस दौरान हम अपने कोर्ट आए। कोर्ट में हमारे बार की जो है एक मीटिंग थी, बार हाउस ने जो है उसमें अपने सबको बुलाया था कि भाई जो कल हुआ ये बड़ा गलत था और इस चीजों को हम कैसे ठीक करें। तो जब मुझे अवसर दिया बोलने का तो मैंने यही कहा कि भाई ठीक है, हो सकता है कुछ किसी के बहकावे पे ये सारी चीजें होगी और कोई भी एक वर्ग अकेला किसी प्रदेश में नहीं चल सकता, तो सबको साथ लेके चलना चाहिए। और सभी इस चीज से सहमत हुए। और उस वक्त मेरे पास फोन आया तत्कालीन डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर CID ज्योतिशील भटनागर का। उसने मुझसे कहा, जो कि रिकॉर्डिंग में मौजूद है, कि भाई आपके गेट नंबर 2 यूनिवर्सिटी पर जो भीड़ और जो लड़के बैठे इकट्ठे हो रखे हैं वो पब्लिक को आने नहीं दे रहे, जाने नहीं दे रहे, ब्लॉक कर रखा है और वो कुछ अभद्रता कर रहे हैं। तो अब हमें नहीं पता इस चीजों में कितनी सच्चाई थी या क्या चीज थी। तो उन्होंने रिक्वेस्ट की कि आप जो है एडवोकेट से इकट्ठे होकर एक बार उनको समझाओ और जो सांपला में चल रहा है उन चीजों को भी आप कंट्रोल करो। तो मैंने कहा चलो, सांपला तो दूर है अभी हमसे, मैं आज यहाँ पे हूँ रोहतक में, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि हम वहां जाएं और उनको समझाएं। तो सुदीप हमारे जी, कितनी तारीख की बात है? फरवरी जी, ये 20 तारीख की, 21 तारीख की बात? 18, ये बात है 19 तारीख की। 18 तारीख को 19 पहले ये हुआ, मतलब जो वाक्य आपने बताया कि 4 बार पिटाई हुई, ये 18 तारीख की बात है। 18 तारीख को 4 बार पिटाई हुई और 18 तारीख को रात को ही जो यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में पुलिस आई और कास्ट पूछ के बच्चों की पिटाई की गई। उसके बाद 19 तारीख को फिर आसपास के गांव के लोग इकट्ठा होने शुरू हुए। जी, और हम एक कोर्ट में इकट्ठे हुए थे। हमने वकीलों ने तय किया कि भाई हम अगर ऐसी कोई चीज गलत हो रही है तो हम उनको समझाएंगे, उसको रोका जाए। बिल्कुल रोका जाए। और इसके लिए हमारा तय हुआ कि दोपहर के बाद हम चलते हैं। और मैं अपने घर आ गया। मैं अपना लंच करने के लिए बैठा हुआ था, तभी मेरे पास फोन आया एक, तो अननोन नंबर था मेरे लिए, मेरे फोन में सेव नहीं था। जब मैंने फोन पे बात की तो उन्होंने बताया
कि मैं राजेश बोल रहा हूं और मैं उस वक्त के जो डीसी थे डीके बेहरा उनका मैं पीए हूं। तो मैंने कहा बताइए क्या बात है। तो उन्होंने कहा कि डीसी साहब एक बार आपको बुला रहे हैं और आपके साथ मिलके वो कोई अपील करना चाहते हैं मीडिया पे कि शहर में शांति की पुनर्स्थापना हो, जो चीजें कल घटित हुई थी। तो मैंने कहा भाई इसमें मेरी क्या आवश्यकता है और मैं क्या करूंगा आके, वो तो डीसी साहब स्वयं सक्षम है इन चीजों को संभालने के लिए। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं एक बार आप आ जाइए, आपको बुला रहे हैं। तो मैंने कहा चलो मैं ठीक है, मैं निकलता हूँ। तो जैसे मैं घर से निकला वहां डीसी हाउस की तरफ चलने के लिए, कैंप ऑफिस के लिए, तभी मेरे पास वकीलों के फोन आए कि हम ऐसे ऐसे जो है ना अब इकट्ठे होके वहां चल रहे हैं उनको समझाने के लिए और आप हमारे साथ चल पड़ो। तो मैंने उनको फोन किया कि भाई जो राजेश थे कि डीसी साहब को बोलना कि मैं ऐसे ऐसे वहां एक बार हम डेलीगेशन जा रहा है एडवोकेट्स का और उनसे बात करने के लिए जो सेक्टर 14 के सामने यूनिवर्सिटी का गेट नंबर 2 है वहां पे। तो उन्होंने कहा नहीं 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 आप प्लीज यहाँ आ जाओ। तो मैंने कहा जी नहीं मैं एक बार उनको कर लेता हूँ कंट्रोल, उसके बाद देखूंगा। तो उन्होंने कहा कि डीसी साहब से बात करो। तो डीसी साहब को उन्होंने फोन दे दिया। उन्होंने मुझसे कहा कि सुदीप क्या बात होगी। मैंने बताया कि ऐसे ऐसे हम वहां पे जा रहे हैं और अगर कोई गड़बड़ है या कोई भी चीज है तो हम कोशिश करेंगे वो चीजें शांत हो जाएं। तो उन्होंने कहा ठीक है आप ऐसा करो, आप उनके साथ जाओ, चीजों को संभालो और उसके बाद आप मेरे पास आ जाना। मैंने कहा ठीक है, मैं कुछ देर बाद आपसे मिलता हूँ। मतलब तो जब तक डीसी लेवल पे आपकी बात हो रही थी, स्थिति जो थी वो कंट्रोल में थी, सिचुएशन अंडर कंट्रोल थी उस वक्त तक। बिल्कुल बिल्कुल अंडर कंट्रोल थी। और हम जब वहां चले पावर हाउस क्रॉस करके हम जाट कॉलेज के नजदीक पहुंचे तो उस वक्त के हमारे जो बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट थे दीपक कुंडू जी, उन्होंने मुझसे कहा कि सुदीप भाई ऐसा लगता है कि गोलियां चलने की आवाज आ रही हैं। तो वही बात है कि जी हमने पहले इस तरीके से कभी गोलियां चलने की कोई आवाज या कुछ पता नहीं था। जो हमें फिल्में देखी उसमें गोलियों की आवाज अलग होती है और रियल में बिल्कुल अलग होती है। तो मैंने कहा भाई साहब मेरे को तो कोई ऐसा कुछ लग नहीं रहा। बोला नहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद चल रही है। तो मैंने कहा चलो देखते हैं आगे चल के। तो हम 40-50 एडवोकेट्स थे, हम और आगे बढ़े। तो हम धीरे धीरे पैदल चल के जा रहे थे। जैसे ही हम वहां गेट नंबर 2 पे पहुंचे तो हम जो देखते हैं कि दिल्ली बाईपास की तरफ से हजारों की संख्या में भीड़ इस तरह भागी चली आ रही थी और एक मोटरसाइकिल के बीच में एक चलाने वाला था, एक पीछे बैठा, उनके हाथ में एक लड़का था और वो भीड़ से बचाते हुए हॉर्न देते हुए उनको निकालने की कोशिश कर रहा था। तो जैसे मेरी नजर पड़ी उस पे, वो बिल्कुल धीरे चल रही थी बाइक भीड़ होने की वजह से, तो देखा एक लड़का था जिसकी छाती में सुराख हो रखा था और उसमें से उसका लहू बह रहा था। तो जब मैंने उनसे पूछा कि ये क्या हुआ तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे दिल्ली बाईपास पे गोली चला दी हमारे ऊपर पुलिस प्रशासन ने और जो वहां पे उस वक्त के जो रिजर्व पुलिस फोर्स जो सेंटर से भेजी गई थी उन्होंने, और वो बिल्कुल बहुत हवास हो रखे थे और बाइक किसी तरह निकाल के और मेडिकल जा रहे थे। तो मैंने कोशिश की कि रास्ता फटाफट खाली हो और वो निकले वहां से। तो जैसे ही वो गए इतने में ही 1 मिनट के बाद ही वहां पे स्ट्रेचर लेके 5-6 लड़के भाग रहे थे। उस स्ट्रेचर पे एक लड़का लेटा हुआ था जिसके सिर के ऊपर एक कपड़ा लपेटा गया था और वो खून से भीगा हुआ था सारा कपड़ा। तो उसके सिर से लगातार खून बह रहा था। यही बात उन्होंने बताई कि गोलियां मारी जा रही हैं हमें। तो भीड़ एकदम से उग्र हो गई वहां पे और हम जब कह रहे थे कि एक बार बात सुनो, किसी ने कोई बात नहीं सुनी। ये सुदीप जी, ये जो गोलियां चली और जो वाकया आप बता रहे हैं कि 2 बच्चों को गोलियां लगी, तो ये दिल्ली बाईपास पे लगी या फिर आईजी ऑफिस के पास लगी या आईजी ऑफिस के सामने लगी या अंदर कुछ घुसने की कोशिश कर रहे हों तब उनको गोलियां मारी गई हों? देखिए हम तो उस वक्त आगे पहुंचे ही नहीं थे। हमें तो यही खबर मिली थी कि दिल्ली बाईपास पे गोलियां चल। दिल्ली बाईपास और आईजी ऑफिस बिल्कुल साथ में है, साथ ही है, 20 या 50 कदम की दूरी पे है। बिल्कुल सटे हुए हैं साथ में। तो वहां पे अब क्या था, हम तो वहां तक पहुंचे ही नहीं थे। तो जो हमें सुनने को मिला ये था कि वहां से गोलियां चली हैं और हमारे ऊपर चली हैं। अब उन्होंने क्या प्रयास किए थे क्या वो तो हम देख ही नहीं पाए। और जब जो चीज हम खुद नहीं देख पाए तो जो हमें कुछ बताएगा हम तो वही मानेंगे। तो जब ये सारा, अच्छा 2 तो मैंने देखे थे, उसके अलावा और भी थे लेकिन वो भीड़ की वजह से हम उनको नहीं देख पाए कि क्या घटनाएं और भी घटित हुई है। तो वो भीड़ थी, उन्होंने एकदम से किसी ने, हम नहीं जानते उस वक्त क्योंकि हजारों की भीड़ थी, हम जान ही नहीं सकते किसी को।
किसी ने कहा भी सरकार ने गोलियां चलवा दी, सरकार ने गोलियां चलवा दी, ये एक बात एक फैल गई वहां पे। अब सरकार ने रूमर गोलियां चलवा रूमर फैल दी। गया। हाँ, रूमर नहीं, सच्चाई थी। गोलियां तो अब देखो किसी आम आदमी के कहने पे तो नहीं चला सकती कोई, सरकार का ही तो आदेश होगा। एक सिंपल सा प्रोसीजर होता है, अगर भीड़ इकट्ठी हो रखी है, प्रशासन को अगर वो तितर बितर करने वहां से हटाने हैं, तो उनके ऊपर या तो पहले वाटर कैनन यूज करेंगे, उसके चेतावनी बाद देंगे, जो है वाटर कैनन यूज करेंगे, लाठीचार्ज यूज करेंगे। अगर उससे भी बातचीत नहीं की मानते कोशिश टीयर होगी। गैस अप्लाई करेंगे, टीयर गैस से भी नहीं हटते तो रबर बुलेट सप्लाई करेंगे। अगर उसके बाद भी कोई वहां से नहीं जाता तो लास्ट ऑप्शन है कि आपको गोलियां चलानी पड़े, और वो भी सिर्फ पैरों पे, छाती या सिर पे नहीं। लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई भी चीज नहीं थी कि वाटर कैनन यूज किया हो, कोई लाठीचार्ज हो, कोई टीयर गैस हो, वार्निंग फायर खोला या गया फिर हो। यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं था, सीधी गोलियां छातियों में मारी गई थी। ये किसके आदेश पे हुआ? तो सीधी सी बात है, कोई आप या मैं तो कोई ऐसा आदेश दे नहीं सकते। उसके बाद फिर हिंसा भड़की। बिल्कुल, वो तो एक हीट अप मोमेंट था कि भाई लोग एकदम से गुस्से में बिल्कुल पागल होने को हो गए। और उससे उसी वक्त जब ये चीजें तोड़ फोड़ और इस तरह की हो रही थी, सेक्टर 14 और गेट पे तो मैं कह रहा हूँ आने में 10-20 मिनट लगी होंगी उनको, पैदल पैदल जब वो चीजें हो रही थी, घटना घटी। उस वक्त वहां पर दिल्ली बाईपास पे एक शराब का ठेका था, जो किसी ने वहां पे तोड़ फोड़ मचा दी उस ठेके पे। और कुछ ऐसे भी थे जो शराब की बोतलें उन्होंने वहां पे पी, क्योंकि पड़ी हुई थी, वो पी ली किसी ने उठा के, जो पीने वाला होगा। हाँ, भीड़ में बहुत सारे लोग होते हैं। हाँ बिल्कुल, वो हजारों की संख्या में थे। उनको आप ये नहीं कह सकते कि वो किस जाति के थे, क्या वो सारे जाट थे या वो अन्य जातियों के थे, आप पहचान कर ही नहीं सकते, क्योंकि इसमें तो गांव से जो बैठ के आ गया ट्रैक्टर ट्राली में वो सब थे। वो कोई एक जाति या उसको आप डिफाइन कर ही नहीं सकते किसी में। तो जब वो भीड़ पहुंची वहां पे गेट नंबर 2 और सेक्टर 14 पे, तब एक भी सरकार ने गोलियां चलवा दी। अब वहां पे सरकार कौन है? सबसे नजदीक कैप्टन अभिमन्यु का घर था। अब राम जाने उनके दिमाग में कैसे ये चीज घुसी कि भाई ये कैप्टन का घर है और यहाँ हमें कुछ करना चाहिए। ये सब चीजें जो मेरे आगे देखने में आई कि अचानक हुई। मेरे जो वकील साथी थे उन्होंने मुझसे कहा कि सुदीप यार, ये तो मामला बिल्कुल गड़बड़ हो गया, और जो है ना यहाँ से निकल लेते हैं, क्योंकि अब ये आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, अब कोई हमारी सुनने वाला ही नहीं है, समझेंगे कहाँ से। तो मैंने कहा यार, तो हमें जो है ना सुदीप जी, 18 तारीख को 4 दफ़ा जो आपने बताया कि हमारी पिटाई की गई, उसके बाद 19 तारीख को फिर सीधी गोलियां चलाई गई, उसके बाद फिर भीड़ जो है वो हिंसक हुई। बिल्कुल, उसके बाद ही हुई, उससे पहले। अगर 18 तारीख को 4 दफ़ा वो वाक़या नहीं होता जिसमें पिटाई वाली बात सामने आती है, और अगर 19 तारीख को आईजी ऑफिस के सामने या दिल्ली बाईपास पर प्रशासन की ओर से, पुलिस की ओर से, पैरामिलिट्री फोर्सेस की ओर से गोलियां नहीं चलाई जाती, तो भी स्थिति नहीं बिगड़ती। बिल्कुल नहीं बिगड़ती। अगर उन चीजों को समय रहते कंट्रोल किया जाता तो ये स्थिति उत्पन्न होनी ही नहीं थी। लेकिन इसमें एक चीज और कही जाती है, इसमें एक चीज और भी कही जाती है, बार बार उस चीज का जिक्र आता है कि इस सारे मूवमेंट के अंदर या इस सारी जो एक्टिविटी के अंदर जितने घायल हुए, जो भी यूथ थे, बच्चे थे, बुजुर्ग थे, उनको जब पीजीआई में ले जाया गया तो उनकी जातियां पूछी गई। ऐसा भी कुछ हुआ था क्या? ये सुनने में आया था, लेकिन मैं उस वक्त मौजूद नहीं था। मैं बाद में जब पहुंचा, मैं उस वक्त की आपको बता सकता हूं कि क्या हुआ था। तो जब उनका पोस्टमार्टम होने को हुआ कि पोस्टमार्टम के लिए वहां ले जाया गया, क्योंकि कुछ जो घायल थे उनकी मृत्यु हो गई थी, तो उस वक्त अंदर से कर्मचारी आया निकल के, उन्होंने बताया कि बड़ी गड़बड़ी हो रही है। तो मैंने कहा क्यों? क्योंकि हमने तो डीसी से मांग की थी कि भाई हमारी जो पोस्टमार्टम हो वो वीडियोग्राफी कराई जाए। तो उसने बताया कि वीडियोग्राफी तो जब होगी ना, जब पोस्टमार्टम रूम में ले जाने के बाद शुरुआत होगी। उन्होंने पहले ही शरीर से गोलियां निकालकर और चाकू से घाव बना दिए गए हैं, ताकि सबको वीडियोग्राफी के दौरान ये बताया जा सके कि ये गोलियों से, पुलिस के प्रशासन की गोलियों से नहीं मरे, ये तो आपसी रंजिश झगड़े और उनमें इनकी मृत्यु हुई है। ये सब चीजें वहां पे हुई हैं। ये इनको कोई नहीं पूछ रहा, उन चीजों पे कोई नहीं जा रहा। खैर, वो चीजें हैं, अब इसको कौन जांच करे? सरकार जांच करने वाली, वो जांच करेगी नहीं। उनके ऊपर उंगलियां उठेगी, वो क्यों जांच करेगी? तो इस सारी घटना के रिएक्शन के तौर पे जो भीड़ है वो कैप्टन अभिमन्यु के कोठी में घुस गई। बिल्कुल।
अब जब वकीलों ने मुझसे, जो साथी थे, उन्होंने मुझसे कहा कि चलो वापस चलते हैं, तो मैंने कहा यार एक प्रयास तो करके देखें कम से कम, क्योंकि जब डीसी ने हमें कोई जिम्मेदारी दी है कि भाई आप कोशिश करो कि शांत हो जाएं, तो मैंने कहा जब यहाँ तक आ ही गए तो कोशिश करके देखने में क्या हर्ज है। तो मैंने जब उनको रोकने की कोशिश की कि आगे मत बढ़ो तुम, वो जो सामने घर है वो कैप्टन अभिमन्यु का है, वो सरकार में सिर्फ मंत्री नहीं है, उससे पहले वो जाट भी है, हमारा भाई भी है। और उन्होंने कुछ दिन पहले खुद अपनी स्टेटमेंट दी थी कि जाटों को आरक्षण मिलना चाहिए और राजकुमार सैनी के बयानबाजी को रोकना चाहिए सरकार को। मैंने कहा खुद ये स्टेटमेंट दे रहे, वो अपने पक्ष में बोल रहे हैं, तो आपको आगे नहीं बढ़ना चाहिए। तो अभी आप पीछे लोग से कुछ भीड़ को निकालने के लिए या कोठी में ना घुसे या नुकसान ना पहुंचाएं, तो आप लोग कोठी के पास गए, लोगों को पास रोकने गए का और प्रयास किया उनको आप मना लोगों ने? करने लगे। जी हाँ, उनको रोकने लगे। तो वहां पे कुछ लड़के आए, बोला आप तो हमें रोक रहे हो, और हमारे कुछ भाई बोला अंदर उन्होंने पकड़ लिए हैं, क्योंकि वहां उस वक्त तक 50 60 70 की भीड़ थी, ज्यादा नहीं हुई थी, ज्यादा वहां नहीं पहुंचे थे। तो वो शोर मचाते हुए ये बात कहने लगे कि भाई हमारे लड़के अंदर पकड़ लिए, हमारे साथी पकड़ लिए। तो मैंने कहा मैं उनको कोशिश करूंगा कि वो उनको वहां से निकलवा दें और आप वापस आ जाओ। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो मैंने अपने फोन से उसी नंबर पे फोन किया जो डीसी के पीए राजेश का था, और मैंने कहा कि मुझे डीसी साहब से एक बार बात करवाओ। तो मैंने डीसी साहब को पहले तो कहा कि भाई वहां पे गोलियां चल गई, आप तो कह रहे हैं कि शांत करवाओ पब्लिक को, और वहां ऑलरेडी गोलियां जल चुकी हैं। तो डीसी साहब ने हैरानी से पूछा क्या गोलियां चल गई? शायद उन्हें नहीं पता था कि गोलियां चली हैं। अब नहीं, ऐसा जो कैसे जिले का सुदीप जी, ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? ये, अब डीसी जो उनकी डिस्ट्रिक्ट बातें का जो थी, आवाज कप्तान थी, होता है, मालिक होता है, उसको ना पता हो कि इतना कुछ घटनाक्रम घट चुका है। यही बात तो हमारे भी समझ के बाहर थी कि जब मैंने उनको बताया, उनकी हैरानी से ऐसा लगा कि शायद उनको कुछ पता ही ना हो। तो मैंने कहा भी जो भी हुआ, एक तो फायरिंग रुकवा दो। दूसरा, हमने सुना है कि जब लड़के उसके घर की तरफ बढ़े तो कुछ लड़के पकड़ के अंदर खींच लिए गए। आप अगर ऐसा पॉसिबल, अगर ऐसा हुआ है और आपके लिए संभव है तो उनको बाहर निकलवाओ। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ ये चीजें नॉर्मल हो जाएं। तो तब तक भाई कुछ देर तो हमें रुकना था, वेट करना था। तो जो लड़के हमें बता रहे थे ये बात कि कुछ लड़के अंदर बंद हैं, वो लड़के वहां से निकल के चिल्लाते हुए 14 सेक्टर से बाहर निकले और रोड पे आगे कि हमारे भाइयों को पकड़ लिया, पकड़ लिया। अब ये बात सुन के जो भीड़ वहां पे इकट्ठी थी, वापसी फिर वो हजारों की संख्या में उसके घर की तरफ बढ़ने लगी। और वो फिर चीजें हमारे कंट्रोल में रही नहीं, क्योंकि भाई कितनों को रोक लूंगा मैं, या जो दो मेरे साथ साथी होंगे कोई, कितनों को रोक लेंगे हम? 2 5 10, इससे ज्यादा तो हमारी भी नहीं है। वो हजारों की भीड़ वहां पहुंच गई और तोड़ फोड़ और लाठी डंडों से वहां करने लगी, हमारे भाइयों को निकालो निकालो। अब वो कोई अंदर पकड़ रखा था या नहीं था, या झूठी अफवाहें थी, क्या थी हमें नहीं पता। वो भीड़ उस तरफ बढ़ गई सारी अचानक से और तोड़ फोड़ शुरू कर दी। मैंने उनको गेट से पकड़ के खींचना शुरू किया कि भाई मत जाओ अंदर, मत जाओ अंदर, जो है ये ठीक नहीं है हमारे लिए, क्योंकि यहाँ हमारी तक ठीक है, आपने सारा घटनाक्रम श्रृंखला के हिसाब से बता दिया, डेट के हिसाब से बता दिया, घंटों के हिसाब से बता दिया, सुबह और शाम के हिसाब से भी बता दिया। मगर एक चीज़ समझ नहीं आती, आप लोग तो बचाने वाले थे, फिर आप लोगों पे ही कोठी को जलाने का आरोप लगा, मुकदमा लगा, वो क्यों लगा, वो कैसे लगा? मैं एक छोटी सी बात कहूंगा राहुल भाई, कि दौर वो आया है, कातिल की सजा कुछ नहीं, हर सजा उसके लिए जिसकी खता कुछ नहीं। अब यही बात हमारे भी समझ में नहीं आई कि ये हमारे साथ ऐसा हुआ क्यों। वहां पे जब हम उनको लड़कों को हटा रहे थे, वहां पर जाट रतन पत्रिका के मुख्य संपादक जसवीर सिंह मलिक मौजूद थे, और वो वहां खड़े होकर देख रहे थे कि ये जो भी घटनाएं हैं ये किस तरीके से हो रही हैं। और उन्होंने वहां पे देखा कि सुदीप कलकल की वहां पे भूमिका क्या थी उस वक्त। उन्होंने बाद में मुझे बताया कि सुदीप, तुमने कितनी कोशिश की लेकिन वो चीजें वहां पे नहीं सुधर पाई। जब लड़के उसके घर में घुसे, तोड़ फोड़ मचाने लगे, मैंने देखा जब रोक रहा था उनके मुंह से शराब की बदबू आ रही थी। जो शराब पी के एकदम से उन्मत्त हो गए थे, बिल्कुल नशे में थे, अपने आपे से बाहर थे, वो किसकी सुनेंगे ऐसे वक्त में, जबकि माहौल इतना गर्म हो चुका कि किसी को समझाना ही संभव ना हो। तो ये सब चीज और आती है सुदीप जी, कैप्टन अभिमन्यु उस वक्त नंबर 2 के वजीर थे सरकार में, और वहाँ पे पुलिस की
जो बैरिकेटिंग है वो भी वित्त मंत्री थे, तो जाहिर सी बात है होगी, सिक्योरिटी भी होगी और सीआईडी का इनपुट भी होगा कि बिल्कुल उनके घर के बाहर धरना चल रहा है और जिस तरीके से धरना चल रहा है तो अंदेशा होगा कि ऐसा कुछ हो सकता है, इसलिए सिक्योरिटी बढ़ाई जानी चाहिए। तो आप लोगों को वहाँ पे कोई सिक्योरिटी वगैरह कुछ नहीं मिली क्या? ये निश्चित रूप से आपने सही बात कही है कि सिक्योरिटी ऐसी सिचुएशन में बढ़ानी चाहिए, लेकिन कमाल की बात है कि जब गेट पे मैं पहुंचा, लड़के वहां पे धक्का मुक्की कर रहे थे, मात्र एक गार्ड और उनके परिवार के कुछ सदस्य वहां पे सिर्फ मौजूद थे जो उनको रोकने की कोशिश कर रहे थे। वहां पे मुझे पुलिस का एक भी जवान मैंने तो नहीं देखा, कम से कम वो दाएं बाएं था या ये कहीं बड़ा और था या सवाल है, छोड़ के जा बड़ा चुका सवाल था है या ये। भाग गया था, मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने वहां किसी पुलिसकर्मी को नहीं देखा उस वक्त। तो सुदीप भाई ठीक है यहाँ तक। अब मुझे ये बताइए कि जब आप लोगों को अरेस्ट किया गया, गिरफ्तार किया गया, आप लोगों के साथ कोई जो पुलिसिया टॉर्चर होता है, क्या वो उस तरीके का इस्तेमाल भी किया गया क्या? जी बिल्कुल किया गया। अब तक ना तो किसी ने ये बात पूछी थी हमसे और ना ही हमने जिक्र किया था। नहीं, पूछना लाजमी हमें है। जब हाँ जैसे जी, अकॉर्डिंग मतलब आपकी स्टेटमेंट 4 बार पिटाई हुई, फिर अगले दिन गोलियां चलाई गई, फिर पीजीआई तक में पोस्टमार्टम के लिए जो मृत शरीर है उसमें सुराख किए गए जानबूझ के, और उसके बाद फिर सिक्योरिटी हटाई गई। मतलब शुरू से आखिर तक आपके हिसाब से तो अन्याय ही हो रहा है। शुरू दिन से ही ये चीजें चल रही थी, सब वेल प्री प्लान्ड था, सब कुछ प्लांटेड था। और ये चीजें कहीं ना कहीं मुझे तो ये लग रहा है, जो मेरा पूरा अंदेशा है कि उस भीड़ में, क्योंकि भीड़ है भाई, आप किसी को चेक नहीं कर सकते, आप किसी को पूछ नहीं सकते कि आप कौन है, कहां से आए हैं, बेकाबू भीड़ थी। उसमें कितना आसान होता है कि अपने 20-50-100 आदमी घुसाना, किसी के लिए भी जो ये काम करने वाले हों, जो उत्पात मचाने वाले हों। क्योंकि जब वो चीजें हो रही थी, जो घटित वहां हो रही थी, तोड़फोड़ हो रही थी, उस वक्त जो चेहरे मैंने वहां पर देखे थे, उनमें से कोई भी चेहरा मैंने केस में नहीं देखा जो हमारे साथ अरेस्ट हुआ। वो चेहरे धीरे धीरे मेरी यादों में धुंधले पड़ते चले गए, लेकिन वो कभी सामने नहीं आए। वो नहीं कौन ठीक थे है वो सुदीप भाई, चेहरे? मेरा सवाल वही है, मैं वही जवाब चाहूँगा। जब आप लोगों को गिरफ्तार किया गया, क्या गिरफ्तारी जो है वो सम्मानजनक थी या फिर अपमानजनक आप लोगों के साथ सलूक किया गया? देखो, क्योंकि सबको अलग अलग गिरफ्तार किया गया था, तो मैं अपनी गिरफ्तारी की मैं बता सकता हूँ। मुझे गिरफ्तार किया गया था पलवल से। एक बामसेफ संगठन है जिनके जो अध्यक्ष हैं वामन मेश्राम, उनकी एक मीटिंग थी पलवल में। तो हम उस वक्त ये थे कि भाई जो समाज विभक्त हो गया है जातियों में, धर्मों में, उसको हम एक किया जाए। एकजुट करें। बिल्कुल। और उसके लिए हम जो बामसेफ एक बहुत बड़ा और दलित संगठन माना जाता है, हम उसके अध्यक्ष से मिलने के लिए वहां गया मैं, जबकि उस वक्त मेरे पर एफआईआर दर्ज हो चुकी थी। बावजूद उसके मैं वहां गया और वहां पर पुलिस पहले से ही ट्रैप लगाए बैठी थी। जैसे ही वो जो एक प्रोग्राम था खत्म हुआ और मैं बाहर निकला, अकेला मैं अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा, तभी मुझे वहां पे पुलिस ने घेर लिया। सिविल ड्रेस में थे, कोई वर्दी में नहीं था। उन्होंने मुझे पकड़ा और हाथ पकड़ के सीधा गाड़ी में मुझे बैठा लिया जबरदस्ती। मैंने पूछा भी कौन हो, क्या बात है, क्या चक्कर है और ये क्यों हो रहा है सब? तो उनमें से एक जो था व्यक्ति, वो कहा सुदीप पहचाना? तो मैंने ध्यान दिया कि हाँ, मैंने आपको पहले देखा हुआ है। धीरे धीरे मुझे याद आया कि तकरीबन 15-20 वर्ष पूर्व जब मैं पहले भिवानी शहर में रहता था, तो वहां मैंने इस व्यक्ति को देखा था। उसने अपना परिचय दिया कि मैं इंस्पेक्टर हूं और मेरी ड्यूटी है अरेस्ट करने की, लेकिन मुझे भी नहीं पता था कि आप सुदीप हो, क्योंकि उस वक्त जब हम मिले थे, हम स्कूलों में थे या कॉलेज में थे, नौजवान थे, तो उस वक्त वो चीजें सब खत्म होगी, पिछली 15-20 साल पुरानी बातें भूल गए। उन्होंने मुझे अरेस्ट किया और वो वहां से लेके मुझे, अपनी गाड़ी स्कॉर्पियो थी उनकी, वो चल पड़े। शहर से बाहर निकल गए। वो लगातार किसी से फोन पे संपर्क में थे, मुझे नहीं पता वो किससे बात कर रहे थे,
उन्होंने जो है गाड़ी वापस मोड़ ली शहर की तरफ। वो पलवल से बाहर निकल चुके थे 10-12 किलोमीटर आगे। उन्होंने वापस गाड़ी मोड़ ली शहर की तरफ। अब मुझे नहीं पता कि क्या रीजन था, तो वो मैंने पूछा भी वापस क्यों जा रहे हो, तो उन्होंने बताया कि हमें ये बताया गया है कि आप इसकी अरेस्टिंग वहीं दिखा दो। वो लोकल मुझे वहां पे थाने में लेके गए, अरेस्टिंग दिखाई। तो मैंने कहा इसकी क्या वजह है, तो एक ने कहा कि आपको अरेस्ट करते हुए हमें कई लोगों ने देख लिया है, अगर अरेस्टिंग नहीं दिखाते हैं तो हमारे ऊपर कोई दिक्कत आ सकती है, तो कानूनी किसी पचड़े में ना पड़ के हमको अरेस्टिंग दिखानी पड़ेगी। अगर वो अरेस्टिंग मुझे ना दिखाते, वो मुझे अवैध हिरासत में रखते, मेरे साथ जो है अलग से मारपिटाई करते, और बताया ही नहीं जाता किसी परिवार वाले को कि मेरे साथ ये सब चीजें हो रही हैं, क्योंकि उस वक्त मुझे देख लिया था, आपको कई दिन तक अवैध हिरासत में रखते। उस वक्त ओम प्रकाश धनखड़ जी थे जो डाकला गांव से थे, और जो आज के दिन धनखड़ खाप के प्रधान और इसके खापों के कोऑर्डिनेटर भी हैं। जी हाँ, ठीक है। दूसरे वाले धनखड़ जो पंचायती हैं, वो वाले अपने बीजेपी सरकार के मंत्री नहीं, दूसरे वाले जो पंचायती हैं, वो मेरे साथ मौजूद थे। तो उनको था कि भाई इन्होंने देख लिया है और भी कईयों ने देख लिया है, तो ये बात तो ऐसे चलेगी नहीं कि हम इनको अरेस्ट करके ले गए और पता ही ना चले। तो मेरी अरेस्टिंग दिखाई, मुझे रोहतक ले आए। ठीक है। सारे रास्ते मुझे धमकाते ले गए। चलो कोई बात नहीं, मुझे डीएसपी के सामने बैठाया गया और मुझसे पूछताछ की गई। डीएसपी थे सिद्धार्थ ढांडा। तो मैंने कैसे बिठाया गया? चेयर पे बिठाया गया, नीचे बिठाया गया? देखो एग्जैक्ट मुझे ध्यान नहीं है कि स्टूल दिया गया या नीचे बैठाया मुझे, लेकिन वहां मेरे से पूछताछ की गई। तो जो भी मुझे पता था मैंने सारी बातें उनको सच सच बताई। तो उन्होंने कहा नहीं अभी बता नहीं रहा, ये बता नहीं रहा। मैंने कहा यार जो आपने पूछा सब मैंने बताया, अब इसके अलावा आपको क्या लगता है और कुछ पूछ लो। बोला नहीं नहीं तुमने किया है, घर जलाया है, कैप्टन का घर जलाया है। तो मैंने कहा यार ये चीज हुई नहीं, ये मार्च 16 की बात है। तो मैंने कहा मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं। आप ऐसा करो, अगर आपको लगता है कि मैंने घर जलाया है, हमारे जो विज्ञान में एक चीजें हैं कि भी नार्को टेस्ट, आपको वो एक इंजेक्शन देते हैं जिससे आप अर्ध बेहोशी में चले जाते हो, आपका अपना दिमाग से नियंत्रण हट जाता है, आप उसमें आप बातें नहीं बता सकते। आपने ये कहा? हाँ, मैंने बिल्कुल ऑफर किया कि मैं अपनी मर्जी से लिख के देने के लिए तैयार हूं एक प्लेन पेपर पे कि भाई आप मेरा नार्को टेस्ट कराओ, मेरी सहमति है। आप मुझसे सवाल पूछो कि क्या मैंने कैप्टन अभिमन्यु के घर में कोई तोड़फोड़ की है, घर जलाने में कोई एक्टिविटी की है, या कोई भी गलत कार्य किया है, तो उसके लिए मैं दोषी हूं। और अगर ऐसी कोई बात मैं उस टेस्ट के दौरान कह देता हूं तो जो किसी अपराधी की सजा है वो मेरी सजा। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं हमें जरूरत नहीं इस चीज की, हम अपने आप पता कर लेंगे। मैंने कहा ठीक है भाई। उस वक्त उन्होंने मुझे वहां पे रखा और रात को मुझे पूछताछ करके जो अर्बन एस्टेट थाना वहां भिजवा दिया। और उसके बाद मुझे कई दिन और रिमांड पे रखा। उन्होंने मुझे कोर्ट में पेश किया। वहां पे बहुत सारे वकील इकट्ठे हो गए जब उनको ये खबर लगी कि भाई सुदीप कलकल एडवोकेट को अरेस्ट किया गया है। तो कई सौ वकील वहां कोर्ट रूम में इकट्ठे हो गए और पुलिस प्रशासन को जो है मुश्किल होगी, उन्होंने वहां से जैसे ही तैसे करके रिमांड पे लिया मुझे और वापस लेके गए। रात को सिविल लाइन थाने में मुझे रखा गया और अगले दिन उन्होंने मुझे पूछताछ के लिए बुलाया और कुछ कागज जिन पे लिखा हुआ था कि आप इस पे साइन करो। मैंने पढ़ने की कोशिश की, मैं ढंग से नहीं पढ़ पाया कुछ चीजें, कुछ वो दिखा नहीं रहे थे अच्छे से। कुछ कोरे कागजों पे उन्होंने सिग्नेचर मेरे लिए। चलो ठीक है भाई, आपके लिए बिल्कुल ली। और मुझे एक हाथ पीछे मेरे बांधे एक बेंच पे लिटा दिया। मेरे ऊपर पुलिसकर्मी बैठ गया कि मैं हिल ना पाऊं। मेरे आगे पानी से भरा एक टब रखा गया और मेरा सर पकड़ के मुझे उसमें डुबो दिया गया। कुछ सेकंड तक तो मुझे यही समझ नहीं आया कि ये मेरे साथ हो क्या रहा है। क्या मैं इतना दुर्दांत अपराधी हूं कि मेरे साथ इस तरीके से ट्रीट किया जा रहा है। तो उन्होंने फिर मेरा सर पानी से बाहर निकाला और मुझसे पूछा कि बता तेरे साथ वहां और कौन थे जलाने के लिए। तो मैंने कहा कि जब मैंने वहां कुछ जलाया ही नहीं तो मेरे साथ कौन होना था। मैं वहां किसी को जानता ही नहीं, वो सब अननोन थे मेरे लिए, मैंने कोई नहीं पहचाना वहां पे। उन्होंने फिर मेरा सर उसमें दे दिया
तो जब मैं बिल्कुल ऐसा उनको लगता कि अब मरने वाला है, सांस नहीं आ रही पानी के अंदर से, तो मुझे मेरा सर पकड़ के बाहर खींच लिया जाता। मैं हिलने की कोशिश करूं तो मुझे हिलने ना दिया जाता। जो एक बंदा मेरे ऊपर बैठा था वो मुझे जकड़े हुए बैठा था। मैं तेजी से वहां अपने हिल के बचने की कोशिश करता। मेरे कमर में उस वक्त, मुझे आज भी याद है, इतना तेज झटका आया जब मैंने अचानक से ऐसे बचने की कोशिश की उनसे, जैसे आवाज आई कड़कड़ाहट की, जैसे हड्डियां सारी मेरी चरमरा गई हो। आज भी मेरी पीठ में वो दर्द रहता है, वो दर्द कभी रहता कभी है। वो दर्द रहता है, बिल्कुल वो गया नहीं है दर्द वो। और उन्होंने वो मरने भी नहीं देते और वो आपको जीने भी नहीं देते। वो वेल ट्रेन्ड बंदे होते हैं, वो कुछ एक ही होते हैं सीआईए में, पुलिस में, जो रिमांड के स्पेशलिस्ट होते हैं। वो आपको मरने नहीं देंगे और आपको बुरी हालत कर देंगे आपकी। आपको सांस भी नहीं आएगा, आप उनसे चाह के भी कुछ नहीं छुपा सकते। ये प्रक्रिया बार बार मेरे से दोहराई गई जब तक कि मैं उनको गालियां बकने पे मजबूर नहीं हो गया। मैं उनको फिर गालियां देने लगा बुरी बुरी कि तुम ये कर क्या रहे हो। तो तब उन्होंने कहा कि ये इसकी लास्ट स्टेज आ गई, क्योंकि कोई भी व्यक्ति इस टॉर्चर से लास्ट स्टेज में जब होता, जब वो उनके पास बताने के लिए कुछ ना हो और वो हमें माँ बहन की गालियां निकालने लग जाए। तब उन्होंने मुझे वहां पे खड़ा किया और मुझे साइड में बिठा के नमक का गर्म पानी पिलाया। उसका क्या रीजन होता है मुझे नहीं पता। उन्होंने कहा कि ये आपको जो फेफड़े में कोई पानी गया, कुछ किया, उसको थोड़ा राहत देगा। जो फेफड़े में पानी भरा है, जो एकदम ठंडा पानी गया है, उसको जो स्वेलिंग अगर हो सकती है, कुछ ऐसी हो आपके इंटरनली, तो उसको रोकेगा। तो मैंने वो पी लिया पानी। और बाद में वो जो रिमांड की अवधि थी वो कई दिनों की थी। वहां पे लकड़ी में मेरे पैर फंसा दिए जाते। एक लकड़ी के बड़ा लट्ठे से थे शहरीर, उनके बीच में एक छेद होता था, उसको नट बोल्ट से खोलते और मेरा पैर उसमें फंसा के और उसको कस देते थे। तो उसके बाद जो टॉर्चर, इस तरीके का सुदीप जी जो टॉर्चर था, वो जो 56 अभियुक्त थे, आपकी तो मुलाकात भी हुई, उनसे बातचीत भी हुई, जेल में भी साथ रहे, क्या औरों के साथ भी किया गया ये सब कुछ? हाँ बिल्कुल किया गया। कईयों ने मुझे बताया कि उनके साथ तो और भी बुरा बर्ताव किया गया। बोला भाई तुम तो चलो ठीक है, एक संघर्ष समिति के युवा प्रदेश अध्यक्ष थे, एक आप तो बचाने वाले थे, बचाने वाले के साथ इतना टॉर्चर है। हाँ, तो अगर किसी की छोटी मोटी इन्वॉल्वमेंट होगी या कोई जलाने वाला ही होगा, उसके साथ तो फिर पता नहीं क्या हुआ होगा। बिल्कुल, कईयों ने बताया मुझे कि उनको कपड़े निकाल के नंगा किया गया और वो बोले भी हम नहीं बता सकते हमारे साथ क्या टॉर्चर हुआ वहां पे। अब वो टॉर्चर किसी की शह पे हुआ है या उस एसआईटी की अपनी मर्जी से हुआ है, ये क्या चीज है, अब इसके लिए मैं किसी पे आरोप क्या लगाऊंगा। वो चीजें तो हो चुकी जो होनी थी। ये चीजें बहुतों के साथ हुई। बिल्कुल। अब सच्चाई कितनी है वो वही जाने। ठीक है, अब मेरा सवाल ये है कि जिस तरीके से केस बरी हुआ, इन तमाम चीज़ों से आप निकले, सब कुछ आपने सफ़र किया, झेला, देखा, परिवार ने भी सफ़र किया, क्योंकि आदमी अगर एक मुसीबत में आता है तो पूरा परिवार ही मुसीबत में आता है, सभी इस बात को समझते भी हैं। बिल्कुल। ये सारी चीज़ें होने के बावजूद आप उस मुकदमे से बरी हुए। अब बरी होने के बाद आपके ही कुछ साथी हैं जो ये कहते हैं कि इस सारे मामले के पीछे भूपेंद्र हुड्डा का हाथ था। इसमें कितनी सच्चाई है? देखो जी, ये भूपेंद्र बात हुड्डा तो माने पूर्व मुख्यमंत्री। हाँ, मैं समझ गया। देखो, ये बात तो वही बता सकते हैं कि उनके पास ऐसे और क्या सबूत है, क्योंकि जो हमने भी ये देखे हैं कुछ दिन से वीडियो, क्योंकि हमारा ये केस में साथी था जो आज देश में नहीं है। और अभी जैसे हम तो बरी हो गए, अब वो अगर देश में होता और कानूनी प्रक्रिया का सामना करता तो आज वो भी बरी हो जाता। लेकिन चलो, आज वो बरी नहीं हुआ और वो भगोड़ा घोषित कर दिया गया न्यायालय के द्वारा। अब उसके कुछ वीडियो हमने भी देखे और उसने इस तरह के आरोप लगाए हैं, कुछ वीडियो भी उसने डाले हैं। तो ये वीडियो उस वक्त एसआईटी के पास भी थे, क्योंकि उसने वो वीडियो और फोटो दिखा के ही हमसे पूछताछ की थी कि आप इनमें से किसको जानते हो। मैंने कहा भाई, मैं इनमें से पहले किसी से भी कभी नहीं मिला अपनी जिंदगी में, मैं इनमें से किसी को जानता ही नहीं, तो मैं कैसे बता दूंगा कि मैं जानता हूँ। वो सब फोटो वीडियो मेरे आगे पहले आ चुके थे, उसमें कोई नई चीज नहीं थी। सीबीआई में भी वो सारी चीजें मौजूद थी। जो अब तक जो सामने आए हैं, इसमें एक भी चीज मेरे लिए नई नहीं है। तो जो वो चीजें पहले से ही पुलिस प्रशासन और सीबीआई के पास मौजूद हैं, और तब भी किसी भी प्रकार का कोई आरोप या कोई ऐसी चीजें भूपेंद्र सिंह हुड्डा पे सिद्ध नहीं हुई,
तो सेम चीजें अब दोबारा वही फिर से दिखाने से क्या सिद्ध हो जाएगा? या तो कोई उसके पास कोई और अन्य सबूत हो जो उस वक्त का ना हो, कुछ नया हो जो सिर्फ इसके पास एक्सक्लूसिव हो, या इसको कुछ ऐसी और बातें पता हो, या फिर उपेंद्र हुड्डा के द्वारा इसको कुछ कहा गया हो कि भाई तेरे को ऐसा कुछ करना है, कोई आदेश इसको मिला हो, तो ये बताए तो हम माने कि भाई हाँ ऐसा कुछ हुआ होगा। नहीं तो मैं व्यक्तिगत रूप से बताऊं, मेरे को तो ना तो किसी ने ऐसा कुछ कहा कि भाई ऐसा कोई प्लानिंग है, कुछ सोच रहे हैं, कुछ करना है, कोई ऐसी चीज है, मेरे आगे ये चीजें कभी भी नहीं आई। और ना मैं जानता कि उनकी इन्वॉल्वमेंट अगर थी तो किस तरीके की थी, नहीं थी तो भी शायद जो भी होगा नहीं होगा। चलिए सुदीप भाई, मैं लास्ट सवाल पे आता हूँ। ये केस लगने के बाद पंचायतों की तरफ से प्रयास हुआ, खाप पंचायतों की तरफ से प्रयास हुआ कि जितने अभियुक्त इस मुकदमे के अंदर बनाए गए हैं कैप्टन अभिमन्यु के मकान को जलाने में, उन सभी खाप प्रधानों की ओर से या खाप चौधरियों की ओर से ये प्रयास किया गया कि दोनों ही पक्षों के बीच में कॉम्प्रोमाइज़ किया जाए, राजीनामा करा दिया जाए, और वो राजीनामा भी हुआ। और फिर क्या आप मानते हैं कि उसी राजीनामे की बदौलत आप बरी हुए हैं? जो प्राइवेट विटनेस इस केस के अंदर कैप्टन अभिमन्यु की तरफ से थे, उनके परिवार की तरफ से थे, क्या वो कोर्ट में हॉस्टाइल हुए हैं, अपने बयान से मुकरे हैं आप लोगों को बचाने के लिए, या फिर उन्होंने गवाहियां दी हैं? राहुल भाई, मैं अपनी सारी बात आपको क्लियर करूंगा। देखो, सबको अपना पता है। उस वक्त जब हम किसी को जानते ही नहीं, दूसरे जो अभियुक्त थे जो मेरे साथ इस केस में थे, उनकी क्या रोल रहा वो अपना खुद जानते होंगे, वो वही बता सकते हैं। मैं अपना बता सकता हूँ कि उस वक्त मैंने उस घर को बचाने की बहुत कोशिशें की। उसका गवाह ना सिर्फ जसबीर मलिक जाट पत्रिका के मुख्य संपादक हैं, बल्कि उस वक्त जो हमारी एक एडवोकेट, उसके गवाह तो डी.के. बेहरा भी जो आईएएस है उस वक्त डीसी थे, वो भी उसके गवाह हुए, क्योंकि आपकी बात हुई थी, आपने उनको फोन करके कहा था कि जो फायरिंग है वो रुकवाइए। मैंने उनसे 5, 7, 8 बार उनको फोन किया था। और उसके बाद जब ये इंसिडेंट, जब ये चल रही थी तोड़ फोड़ झगड़ा, मैं वहां से निकल के और अपना एक मेरे साथी था, उसको वकील साथी, उसको लेके तत्काल ही मैं वहां पहुंचा डीसी बेहरा के कैंप ऑफिस में, और उनको सारी स्थिति से अवगत करवाया। मेरे सामने डीसी डी.के. बेहरा ने तुरंत टेलीफोन किया कि कैप्टन की फैमिली को रेस्क्यू करने के लिए हेलीकॉप्टर अरेंजमेंट करो। अब वो किसको किया गया था, क्या चीजें थी, देखो वो उनको पता है, लेकिन जो मैंने अपनी आंखों से देखा और कानों से रेस्क्यू करने के लिए, बिल्कुल रेस्क्यू करने के लिए उन्होंने बड़े प्रयास किए। मेरे सामने लगातार तड़ातड़ उन्होंने फोन किए कि कैसे करो, बचाओ, निकालो, पुला करो। अब उनकी उस बातों का अमल में लाया गया नहीं लाया गया वो मैं नहीं जानता, लेकिन जो मैंने वहां की स्थिति उनको बताई और उनके बाद जो उनको जो प्रॉम्प्ट एक्शन था वो मेरी नजरों में बड़ा सही था कि इन्होंने लगातार तुरंत ही प्रयास स्टार्ट कर दिया कि उनको वहां से बचाने और निकालने के लिए। और ये चीजें अब सिरे चढ़ी कि नहीं चढ़ी वो तो बाद की बातें हैं। वो सब बात बता के मैं अपने घर आ गया था। और उस वक्त मैंने बताया, एक तो जैसे जसवीर सिंह मलिक थे जिन्होंने देखा कि मैं वहां पे उनको लड़कों को हटा रहा था। दूसरी हमारी एक सीनियर एडवोकेट हैं श्रीमती राजबाला चहल जी, जो बाद में हरियाणा एसएस बोर्ड की सदस्य भी बनी। उन्होंने भी वहां मुझे देखा और मुझसे कहा कि सुदीप भाई देखो ये कैसे यहाँ पे किस तरीके से बुरा अपना तोड़ फोड़ और ये चीजें कर रहे हैं। तो उन्होंने देखा कि मेरे हाथ में उस वक्त पानी की बाल्टी थी, जो एक बाहर कोई कुछ कपड़ा सोफा या कुछ रखा था गद्दा, उसको उपद्रवियों ने आग लगाई थी, मैं उसके ऊपर बुझा रहा था। उन्होंने देखा और मुझे कहा कि वो मेरी गवाह है उस वक्त की, क्या मैंने कोई तोड़फोड़ की, क्या मैंने कोई गलत काम किया? सुदीप जी, मेरा सवाल ये था कि जो कॉम्प्रोमाइज़ हुआ आप लोगों के बीच में, कैप्टन अभिमन्यु के परिवार के बीच में और आपके बीच में, और जो मीडिएटर थी वो खाप पंचायतें थी, तो उस राजीनामे के हिसाब से, कॉम्प्रोमाइज़ के हिसाब से, जो इस केस के अंदर गवाह थे, प्राइवेट गवाह थे कैप्टन अभिमन्यु की तरफ से, उन्होंने आप लोगों की जो गवाही है वो दी या नहीं दी? अपने बयान से आपके बचाव के लिए मुकरे या उन्होंने गवाहियां दी? मैं उसी बात पे आऊंगा राहुल भाई। एक छोटी सी बात आपको बताऊंगा। अपने जो यहाँ के खापों के संयोजक थे उस वक्त के, श्री महेंद्र नांदल जी, उन्होंने एक बार मुझे बुलाया और कहा कि अगर हम समझौता करें, सिरे चढ़ाएं, तो क्या आप इस चीज के लिए तैयार हो? तो मैंने कहा भाई आप
आपको ऐसा क्यों लगा कि मुझसे पूछने की जरूरत पड़ी? हम्म। तो उन्होंने कहा कि हमें ये लगता है कि भाई हम अपनी तरफ से कोई ऐसी बात आगे बढ़ाए और जो आपने जेड़ काटी है, आपको ये चीजें पसंद ना आए और हमारी जो कोशिश है वो सिरे चढ़ने से पहले ही खत्म हो जाए, तो अगर आप पहले सहमति देते हो तो हम आगे बात बढ़ाएं इसको। तो मैंने कहा भाई मेरे को क्यों आपत्ति होगी? तो उन्होंने मुझे समझाया कि आपके अलावा इस केस में और भी तो कितने लड़के हैं जो परेशान रहे हैं सालों साल, या बेशक वो बाहर की कुछ ऐसे भी बाहर की बार बेल मिल गई उनको, लेकिन परेशान तो आज सभी हैं। तो मैंने कहा भाई जब सभी का अगर पिंड छूटता है इस चीज से, जान बचती है, तो मैं क्यों बीच में अपना कोई इसमें रुकावट डालूंगा? तो उन्होंने ये बात कही मुझे। लेकिन जो बात अब मुझे सुनने में आ रही थी कि हमें माफीनामा, हमने साइन किया माफीनामा, हमने माफी मांगी, हमें वहां शुरू में कुछ भी नहीं बताया गया था कि वहां चल के हमें किसी माफीनामे पे कोई हस्ताक्षर करने होंगे या कोई भी ऐसी चीज हमें मौखिक रूप से बोलनी होगी। मैं कहता हूं अगर ये चीज शुरू में ही हम 40, 50, 60 जितने भी हम इसमें आरोपी थे बताई जाती, तो शायद ये समझौता सिरे ही नहीं चढ़ पाता, क्योंकि बहुत से ऐसे थे जो बिल्कुल बेकसूर थे और इस चीज को सिरे से ही नकार देते कि माफीनामा वो मांगेगा जिसने गलती की है, माफीनामे के सवाल ही नहीं उठता। जब हम वहां पहुंचे जींद में, जाट जो वहां का भवन था और पंचायत वहां पे बैठी हुई थी, तो हमें कहा गया कि भाई आप सारे आ गए हो? तो जैसे किसी ने बताया कि हाँ आ गए, बोला चलो हाजिरी लगाओ, आप सारे आ गए। तो हम एक एक करके आगे स्टेज के पास गए उठ के और एक पेपर पे सिग्नेचर किए। अब उस पेपर के ऊपर कोई 4 लाइनें लिखी थी नहीं लिखी थी मुझे नहीं पता, क्योंकि पेपर ऊपर से ढका हुआ था, नीचे एक चीज एक एक और करके होती है साइन सुदीप होने जी, लगे हुए थे। जो पंचायती हाँ जी। राजीनामा होता है उसमें कहा जाता है कि एक कदम आप आगे बढ़िए, एक कदम आप आगे बढ़िए, और गिले शिकवे हैं उनको दूर करिए। किसी का ज़्यादा कसूर होता है, किसी का कम होता है उसको भी ज़्यादा मान लेना पड़ता है कई बार, अपने साथियों के फ़ायदे के लिए और समाज के हित के लिए। बिल्कुल यही बात हुई राहुल भाई। जब हम वो सारी चीजें निपट गई, वहां से हम वापस चले रोहतक के लिए, तो रास्ते में ये खबरें चलने लगी सोशल मीडिया पे भी और अपने हरियाणा न्यूज वगैरह चैनल पे भी कि उन्होंने माफीनामे पे साइन कर दिया और उनको माफ किया गया। तो जैसे ही मैं रोहतक पहुंचा तो एक चैनल के पास मेरे पास फोन आया कि भाई आप एक बार मिलने आ जाओ हमें। तो जब मैं उनसे मिलने गया और उन्होंने मुझसे पहला सवाल यही किया, भी आपने क्या वहां पे समझौता हुआ, क्या उसका मजमून था? और तो मैंने उनको यही बताया कि लोग इस तरीके की बातें कर रहे हैं, वो लोग भड़काने की बातें कर रहे हैं कि ये समझौता सिरे ना चढ़े, क्योंकि हमारी ऐसी कोई भी बात तय नहीं हुई थी पहले कि कोई माफीनामा होगा, हमें कोई सिग्नेचर करने पड़ेंगे या हमें कोई इस बात के लिए रिग्रेट करना पड़ेगा, माफी मांगनी पड़ेगी कि हमने कुछ गलत किया है। क्योंकि वही बात है कि जब हमने कुछ किया ही नहीं तो माफी किस बात की मांगे? तो उसके लिए मैं 2 लाइन बताऊंगा राहुल भाई कि अपने मयार से नीचे तो मैं आने से रहा, शेर भूखा हो मगर घास तो खाने से रहा, कर सको तो मेरे वादों पर यकीन कर लेना, अब तुम्हें चीर के मैं दिल तो दिखलाने से रहा। और क्या सच्चाई बयान करें हम? मैंने यहां तक कह दिया कि नार्को टेस्ट करा लो, उसमें कोई आदमी झूठ बोल ही नहीं सकता। इससे आगे मैं क्या कहूंगा? मेरे गवाह वहां पे मौजूद थे कि इसने, सुदीप ने पूरी बचाने की कोशिश की और उसके बावजूद ये सब टॉर्चर मैंने सहा, 10 साल की ये प्रताड़ना हमने सही, 4.5 साल मैंने जेल में काटे, वो सब चीज हमने भुला दी उस समझौते के लिए कि हो सकता है हमारे 60 में से किसी 2 भाई 4 भाई हो सकता है गलती हो गई हो, कि मैंने ना तो देखा कोई और ना मैं यकीन करता कि किसी ने ऐसा किया हो, लेकिन फिर भी हो सकता है गलती उस वक्त कोई जोश में होश खो बैठा गलती कर दी हो। तो लेकिन उनको भी तो हमें बचाना था, अगर गलती भी किसी की वो भी हमें बचाने थे, तो हमने वो ये सारी चीजें हुई, ठीक है, ये सारी चीजें हुई जैसे तैसे हुई, आप लोगों ने सैक्रिफाइस किया जैसे तैसे करके ये हुआ कॉम्प्रोमाइज। उसके बाद कैप्टन अभिमन्यु ने जो बात, उसके बड़े भाई थे वीरसेन जी, उन्होंने जो बातें कही थी कि भाई हमारे जो विटनेस हैं वो हॉस्टाइल हो जाएंगे, और वो 100% वो हुए। लेकिन उनके अलावा, क्योंकि हमारे इस केस में तकरीबन 150 गवाह थे, जिनमें से 20-25 उनकी तरफ से होंगे जो प्राइवेट गवाह थे, उसके अलावा 125 सरकारी गवाह भी तो थे। अन्य सरकारी गवाह अपनी गवाही से अगर पलट जाएगा, बदल देगा अपनी गवाही, तो उसके खिलाफ सरकार विभागीय कार्रवाई करेगी, उसको नौकरी, उसको नौकरी से हाथ धोने पड़ सकते हैं।
और उनको डिपार्टमेंटल इंक्वायरी फेस करनी पड़ सकती है। उनके उनके बहुत से कॉन्सिक्वेंसेज होंगे जो उनके साथ उनको भुगतने पड़ेंगे। तो उनमें से किसी ने भी अपनी गवाही से कोई नहीं पलटा, उन्होंने सब ने अपनी गवाही ठोक के दी। बावजूद उसके हमारे जो एडवोकेट थे वो भी कितने काबिल थे कि उन्होंने उन हर झूठे सबूतों को उस कोर्ट में जज के सामने बिल्कुल खारिज कर दिया, बिल्कुल तोड़ दिया। क्रॉस क्वेश्चनिंग में चीफ में सब बातें सामने लाई, दूध का दूध पानी का पानी हुआ। कोई भी एक बात प्रोसिक्यूशन साबित नहीं कर पाया जो झूठे आरोप उन्होंने हमारे ऊपर लगाए थे। लेकिन ये बात यहाँ पे है कि जो कैप्टन अभिमन्यु ने या उनके परिवार ने जो समझौता किया था वो उन्होंने निभाया है। हाँ, वो निभाया उन्होंने, उसके लिए मैं उनको गलत बोल ही नहीं सकता इस बात के लिए। सुदीप जी, मेरा लेकिन उनके साथ जो गलत हुआ वो मैं एक चीज और हमें भी करना अच्छा चाहता नहीं हूँ, लगा। आपसे स्पष्टीकरण इस बात का चाहता हूँ। एक पक्ष तो ये हुआ आंदोलनकारियों का, जो शुरू से लेकर आखिर तक आपने सीक्वेंस के हिसाब से बताया, 18 तारीख 19 तारीख सारी चीज़ें आपने बताई, किस तरीके से पीटा गया, मरने के बाद भी चाकू से घाव किए गए, वो सारी चीज़ें आपने बताई। एक तरफ दूसरा पक्ष भी है कैप्टन अभिमन्यु का। वीडियो भी हम देखते हैं, कैप्टन अभिमन्यु का परिवार सड़कों पर भागता हुआ नज़र आया, कुछ लोग उनके पीछे डंडे लेके जाते हुए भी दिखाई देते हैं, और कैप्टन अभिमन्यु का बहुत सारा सामान भी जला दिया गया, घर जला दिया गया, घर के अंदर किताबें या जो भी स्मृति के तौर पर उनका जो सामान था वो जलाया गया। वो जो पक्ष है, क्या आप उसको भी मानते हैं कि हाँ, अन्याय तो उनके साथ भी हुआ है, और जो आक्रोश था लोगों का, उस आक्रोश का शिकार कैप्टन अभिमन्यु का परिवार और कैप्टन अभिमन्यु भी हुए हैं? राहुल भाई, ये निश्चित ही बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण एक घटना थी, और कैप्टन और उसके परिवार ने इसमें बहुत सहा है। इसमें कोई इनकार कर ही नहीं सकता। अगर कोई इनकार करता है तो उसके अपना कोई एजेंडा होगा, वो बेशक करता रहे। लेकिन ये चीजें वहां पे घटित हुई, क्योंकि वीडियो हमने देखे बाद में, कुछ समय हम मौजूद रहे, तब तक की मैंने आपको बताई, उसके बाद की वीडियो हमने भी देखे। जब हम अरेस्ट थे, प्रशासन ने हमें दिखाई वो सारी चीजें कि देखो कितनी जो है ज्यादतियां यहाँ हुई हैं। लेकिन मैं एक बात जो मैं अपने यकीन से कह सकता हूं कि उस वक्त वहां पे हजारों की भीड़ थी। आप एक बात बताओ कि आप अपने घर में 5, 10, 12 जितने भी सदस्य हो, और उस घर में अगर किसी की नीयत हो कि हमने ये मारने हैं, और 100 लोग उसमें लाठी डंडे लेके घुस गए, तो आपको लगता है कि वो आपको जिंदा छोड़ देंगे? आप अपना बचाव कर पाओगे? आप 8-10 आदमी, उन 100-200 आदमियों का क्या अपना बचाव कर सकते हो? मुझे नहीं लगता कि आप कर पाओगे। उस भीड़ की नीयत सिर्फ तोड़-फोड़, आगजनी और इस तक सीमित थी, मैं मानता हूं। अगर मारने की नीयत होती, हजारों व्यक्ति वहां पे थे लाठी डंडों से लैस, वो चाहते तो उस परिवार को खत्म कर सकते थे। लेकिन शायद जो मुझे पता चला कि उनकी नीयत इतनी थी कि मार पिटाई हो जाए, ज्यादा से ज्यादा जो बीच में पड़ेगा, तोड़ फोड़ कर दो, थोड़ा आग उग लगा दो, अपनी भड़ास निकालनी थी उन्होंने, और वो उन्होंने वहां पे निकाली भी। अगर उनकी नीयत सिर्फ हत्या की होती तो वो शायद आज बहुत बुरा होता, और जो किसी को भी बर्दाश्त नहीं होता। और उसके लिए बेशक हम बेकसूर होते, हम भी उन गवाहियों के कारण, चाहे वो सच्ची हो चाहे झूठी हो, हम भी आज सजा काट रहे होते। और वो मैं शुक्र करता हूं उस परमपिता परमात्मा का कि वो सब चीजें नहीं हुई, और शायद वो किसी की मंशा भी नहीं होगी। लेकिन हाँ, कैप्टन के परिवार और उनके घर के लिए ये दिन बिल्कुल ही दुर्भाग्यपूर्ण था और कष्टकारी था। उन्होंने वो चीजें देखी, और उन्होंने थोड़ा समय लगा दिया समझौता करने में। लेकिन हम तो यही कहेंगे, ठीक है भाई, देर आए दुरुस्त आए, जो भी चीजें हुई सब भला। हाँ जी हाँ, अंत भला तो सब भला। उस वक्त ठीक है, उनके पास ऐसे लोग होंगे जो उनको रोक रहे होंगे कि भाई समझौता नहीं होना चाहिए, आपके साथ इतना गलत हुआ है। क्योंकि उनका तो बयान आया था एक बार कि भाई चलो जो हुआ सो हो गया। लेकिन बाद में उनकी जो एक जिद थी जो लोगों के सामने आई कि भाई वो अब नहीं मान रहे हैं, उनके पीछे के क्या कारण थे वो तो देखो वही बता सकते हैं। उनको कोई ऐसा दुख था, कोई आपने इस पूरे मामले पर प्रकाश डाला, शुरू से आखिर तक सारी चीजें आपने क्लियर की, और आपने वक्त निकाला। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। राहुल भाई, आपको भी धन्यवाद। आपने मेरी जो बातें थी वो सबके समक्ष रखी है,
क्योंकि अभी तक जो है ना हम देख रहे थे कि एक ही पहलू आ रहा है बार बार सामने, और हम मीडिया के सामने, सही बताऊं, हम मना कर रहे थे औरों से भी कि भाई हम नहीं आना चाहते। उसका रीजन था कि जो हमारे खाप चौधरी थे, उन्होंने हमें कह रखा था कि जो समझौता हुआ है आपको उसी पे अटल रहना है, आपको किसी भी तरह की बयानबाजी नहीं करनी है। हम अपने आप को बिल्कुल संयमित रखे हुए हैं, हम उन चीजों पे अभी भी खड़े हुए हैं, लेकिन हमें थोड़ा सा आहत जब हुए, जो उस वक्त सतरोड़ खाप के कुछ तथाकथित प्रवक्ता या चौधरी थे जिन्होंने ये कहा कि भाई वो तो बचे ही इसलिए हैं कि उन्होंने माफी मांग ली, साइन कर दिए, फलां कर दिए। यार हमें अब, चलो ठीक है, हम उन सच्चाई चीजों से सच्चाई कानून छोड़ना के चाहते थे। कागजों के अलावा भी होती है, और जो आप भी जानते हैं और बहुत सारे लोग और भी जानते होंगे, अदालत के सामने हाँ तो जो होता है वो रखा जाता है, उसी पर अदालत फैसला सुनाती है। जी बिल्कुल। तो हम उस चीज से बचना चाहते थे, इसलिए हमने उनको प्रतिक्रिया नहीं दी। लेकिन मैं अभी भी अनुरोध करूंगा, अगर कोई ये बार बार ये बात दोहराता है फिर से कि भाई हमें इस तरीके से अपमानित किया जा रहा है आज भी, कुछ ना करने के बाद भी, तो हो सकता है कल ना गलती से कोई क्रोध में हमारा ही कोई साथी कुछ उलट पुलट बोल दे, तो उस चीजें हम नहीं चाहते कि खत्म हो। जो एक भाईचारा बन गया है दोबारा से, उसको कोई भी इसको खराब करे, नुकसान पहुंचाए, समाज में विघटन हो, ये हम नहीं चाहते। अब हम चाहते हैं शांति से हम अब चलिए आगे बढ़ें। चलिए सुदीप भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे धन्यवाद हमारे राहुल साथ भाई, सुदीप थैंक यू। कलकल, जो उस केस के अंदर अभियुक्त थे, आज बरी हो गए हैं, और पूरे मामले पर जिन्होंने शुरू से लेकर आखिर तक प्रकाश डाला, और दर्शक भी इस बात को बखूबी समझे होंगे कि आखिर पूरा मामला क्या है और जो राजनीति हो रही है। मुझे लगता है इस इंटरव्यू के बाद उस राजनीति को भी बंद ज़रूर होना पड़ेगा, क्योंकि खुद सुदीप कलकल ने वो सच्चाई आप लोगों के सामने रखी है, बताई है। बने रहिए दैनिक सवेरा के साथ। नमस्कार।